वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। ये आप लोग के बीपीएससी 4.0 के लिए अगर साइंस से की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको वहां से जहां साइंस पूछा जाता है जिस पेपर में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग हर ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे कि कौन सा ऑप्शन क्यों सही है और क्यों गलत है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो आपको पता होगा कि हमें वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, फल, सब्जियां, मिठाई, पनीर। तो आपको भी पता होगा कि पनीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, डिफिनेशन इसका देखिए, पनीर यानी चीज मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टियस तथा ल्यूकोनोस्टोक स्ट्रियोरम द्वारा किण्वन करके तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरों के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप लोग का दोनों ऑप्शन ही सही है। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। अगला कहा गया है कि प्रोबायोटिक खाद्य अंतःफ्लोरों के अनुरक्षण में सहायता देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या कहा गया है, प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंतःफ्लोरों के अनुरक्षण में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि आंतफ्लोरो मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संख्या है। आंतफ्लोरो में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु आंतफ्लोरो के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलित बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे न्यूट्रोस्टिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन, वसा अम्ल, पोषक और विषाक्तता प्रभाव और पोषक और औषधि प्रभाव। तो पूछा गया है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है पोषक और औषधि प्रभाव। अब देखिए इसका डिफिनेशन, इसके बारे में क्या कहा गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रोस्टिकल शब्द न्यूट्रिशियन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधि लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फंक ने शरीर में से किसका आविष्कार किया था, तो विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, यानी फंक ने विटामिन की खोज सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1911-12 फोलिस वैज्ञानिक के मानव तंत्र में पहली बार विटामिनों की पाचक एंजाइम तथा विटामिन शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया। देखिए विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। मानव शरीर में हमें बस रोगों से संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा है, तो पूछा जाएगा क्या विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है, तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। क्या विटामिन का पाचन होता है, तो विटामिन का पाचन हमारे आहार के सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में ही होता है। कारण कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं वाला है। विटामिन ए का मुकुलन, बी का मुकुलन, सी का जेम्स नहीं, यानी आपका विटामिन डी का पालोरार दोनों। तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सुमेलित का पाचक रस के उत्पादन के लिए विटामिन सी की खोज करने वाला हार्मोन बी में से कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी क्या कहा गया है, ट्रिप्सिन। मानव शरीर जेम्स लिन ने 1774 इसमें बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग बचाव में बड़ी मात्रा में पानी का अवशोषण होता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। देखिए पाल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। डीडीटी के कीटनाशक गुण की खोज मलेरिया में पित्त ज्वार जैसे वेक्टर रोग के रोकथाम में सामान्यतः इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। तो पूछा जाए कि जो डीडीटी होता है या मलेरिया के पित्त ज्वार में से वेक्टर की खोज किसने किया, तो वहाँ पे ये आ जाएंगे पाल मूलर। यहाँ पे देखिए विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज एल्मर मैकुलम द्वारा की गई, जबकि विकल्प ए एवं बी मैकुलम नाम दिया गया है जो प्रोटीन में से कोई नहीं। अगला देखिए, हमारे तंत्र में अधिक विटामिन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव और इनमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन होता है ये कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी
अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। शरीर में अतिरिक्त लगभग 20 ग्लूकोज प्रकार के विटामिन को परिवर्तित होकर भंडारित करता जिनकी है। दो तो श्रेणियों प्रमुख पाचन क्रिया में भोजन में और उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है। एक ट्रिक होता है कीड़ा, सही हो जाएगा लार में उपस्थित विटामिन द्वारा और पैंक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज और द्वारा। विटामिन बी अगला और देखिए सी पित्त का प्रमुख कारण होता है। कार्य और क्या यहाँ है पे पित्त का? तो विटामिन पित्त का जितने भी कार्य बी है ग्रुप के हैं ऑप्शन सारे सी सही हो जल में जाएगा घुलनशील वसा होते का हैं, लेकिन पायसीकरण यानी वसा के पाचन में पित्त का महत्वपूर्ण भूमिका वसा में होती है। घुलनशील अगला विटामिन देखिए मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से निम्नलिखित में से यौगिकों के प्रोटीन किस के समूह पाचन को में सहायक आहार एंजाइम है। तो कारक यहाँ कहा पे देखिए जाता है? सी तो सही हो वसा जाता है अंतःस्रावी हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गैलेट हॉपकिंस थे। अगला देखिए जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं तो पोटेशियम, मैग्नीज, मालिब्डेनम और कैल्शियम। पोटेशियम, मालिब्डेनम, ताम्र और कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसका एक ट्रिक होता है यानी माइक्रो में एलिमेंट चाहिए या मैक्रो। तो यहाँ पे चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। अगला देखिए यहाँ पे जीवधारियों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। तो इन तत्वों में दीर्घ मात्रा पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्वों को मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। अगला देखिए भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और हमारी बात को थोड़ा सा ध्यान से हो सके तो नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर सबसे जो बहुत जल्दी हमें ऊर्जा की जरूरत है तो हमें कार्बोहाइड्रेट पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी पच जाता है, मुंह से पचना स्टार्ट हो जाता है और जल्दी टूटकर हमें ऊर्जा दे देता है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो हमें वसा से मिलता है। तो इसका सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है कि सबसे पहले किस से मिलेगा। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में किस से मिलेगा, इसे सीक्वेंस में लगाइए तो सबसे ज़्यादा वसा में मिलता है, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन्स में मिलता है। अगला देखिए इसमें भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचयी जारक से 4.0 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारक से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा के स्वतंत्र जंतु तथा वनस्पति दोनों की है। देखिए सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़ा स्रोत है। तो इसमें सोडियम और पोटेशियम, फास्फोरस व मैग्नीशियम, पोटेशियम व फास्फोरस या केवल पोटेशियम। तो सेब में केवल पोटेशियम पाया जाता है। यहाँ पे देखिए इसका देखिए डिटेल में दिया गया है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। अगला देखिए आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। तो देखिए यह शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन हीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। अगला है ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और वसा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। ये शरीर में उपापचयी को उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए
प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट्स ये प्रति उपचायक हैं। वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रियाओं का निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण यह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखलाएं अभिक्रियाएं आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखलाएं अभिक्रियाओं को रोक देते हैं। अगला देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाले रोग से सम्मिलित है। तो यहाँ पे राइबोफ्लोविन, कोबालामिन, नियासिन, कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देख सकते हैं तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। कैल्सीफेरॉल तो यहाँ पे अस्थि विटामिन डी की कमी से पूछा गया कमी वाले रोग सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे विटामिन B1 का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आप लोग का बेरी होता है वो थायमीन की कमी से होता है यानी B1 की कमी से होता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी का नाम है अस्थिर उगरता होता है। नियासिन प्लेग्रा या चर्म रोग होता है। कोबालामिन संघनित रक्तलापता होता है। देखिए यहाँ पे बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। अन्य सभी विकल्प सम्मिलित है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। अगला देखिए राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा किलोसिस। अगला देखिए मानव आहार में पालिश किए हुए चावल का उपयोग में नामांकित रोग हो जाता है। तो यहाँ पे बेरी हो जाता है। सफ़ेद अनाज जैसे पालिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज शामिल हो तो यह शरीर में थायमीन की कमी का कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि बेरी एक पोषण संबंधित